is Newton per meter square, and dimension is, what is the dimension? L minus 1 m1 t minus 2. m1 t minus 2. ठीक है. Now again it is same. आपको यहाँ तक समझा? कोई प्रॉब्लम है? Yes. No. लेट्स मूव अहेड. अब इसको भी मैं बल्क मॉड्यूलस को भी ऐसा बोल सकती हूँ कि जो भी वॉल्यूम स्ट्रेस मैंने लगाया उसका मुझे टोटली वॉल्यूम स्ट्रेन दिखना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था वॉल्यूम स्ट्रेन, बट मुझे मिला नहीं. मतलब कुछ अमाउंट इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवर करने, कम करने में गया है, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? वो है ये बल्क मॉड्यूलस. समझ रहा है? कुछ समझ रहा है? मतलब whatever stress you are applying वो दो चीजों में यूज हो रहा है. एक तो आपका इस बल्क मॉड्यूलस का जो रेजिस्टेंस है, ये जो बॉडी का अंदर का रेजिस्टेंस है जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती, उसको ओवरकम करने में जा रहा है. बाकी का जो फिर बचा हुआ अमाउंट है वो स्ट्रेन दिखा रहा है. अब क्वेश्चन ये पूछती हूँ आपसे कि अगर मैंने, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैंने उसका जो बल्क मॉड्यूलस है उस अमाउंट से कम स्ट्रेस लगाया, अगर मैं उस अमाउंट से कम स्ट्रेस लगा रही हूँ, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? स्ट्रेन मिलेगा आपको? No. No. नहीं मिलेगा. दैट इज करेक्ट. समझा? सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द बल्क मॉड्यूलस. नाउ जरा बल्क मॉड्यूलस से रिलेटेड एक चीज पढ़ते हैं, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी. वॉल्यूम से रिलेटेड ही है. बल्क मॉड्यूलस का उल्टा होता है. क्या है? It is actually compressibility is reciprocal of bulk modulus. Bulk modulus का reciprocal होता है compressibility. Okay. Compressibility is equals to 1 upon bulk modulus. अब जरा जो डेफिनेशन मैंने समझाया है जरा उसके बारे में समझो. क्या समझा रही हूं? अगर किसी ऑब्जेक्ट की कंप्रेसिबिलिटी हाई है, कंप्रेसिबिलिटी होना मतलब कंप्रेस होना, दब जाना, तुम बताओ कि उसके रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी या कम होगी? अगर वो इजीली कंप्रेस हो जा रहा है तो लो. कम होगी. उसकी रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी. करेक्ट है. अगर कोई चीज इजीली कंप्रेस हो जा रही है, अगर किसी की कंप्रेसिबिलिटी हाई है, वो फटाक से आपने हाथ लगाया और वो कंप्रेस हो गई, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, मतलब उसका बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू ऑफ कोर्स कम होगा, क्योंकि रेजिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर रहा है, तभी तो वो फटाक से कंप्रेस हो गया. दैट्स व्हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ब्रेक हो रहा है. सबको ब्रेक हो रहा है? No miss. ओके. सो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला भी हमने पीछे देखा. इट वाज VdP by dV. ये ऊपर चला जाएगा. सो dV by VdP इस कंप्रेसिबिलिटी. अब यहाँ पर नेगेटिव साइन डाला जाता है. नेगेटिव साइन ये बताता है कि कंप्रेस हो रहा है ना. जब कंप्रेस होती है कोई चीज, whenever something is compressed, उसका फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम हो जाता है. तो ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. समझा? Yes. ओके. व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी? क्या आएगा? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. यस, इट इज मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. उल्टा होगा, बल्क मॉड्यूलस का उल्टा. यहाँ तक चीजें समझिए. कोई प्रॉब्लम है? No. बल्क मॉड्यूलस, कंप्रेसिबिलिटी, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्चुअली में बॉडी का रेजिस्टेंस है अपने शेप को चेंज या अपनी चीजों को चेंज ना होने देने के लिए. अदरवाइज जितना स्ट्रेन लगाते हैं पूरा स्ट्रेस मिलता, पर ऐसा हो नहीं रहा है. जितना स्ट्रेन लगा रहे हैं पूरा स्ट्रेस नहीं मिल, सॉरी, जितना स्ट्रेस लगा रहे हैं पूरा स्ट्रेन नहीं मिल रहा है. मतलब सम अमाउंट इज बीइंग
used in overcoming the internal resistance of the body, and that internal resistance will give you the which is giving you the value of modulus of elasticity. Hope you are understanding. Yes. Should I move ahead? आगे बढ़ूं? Yes. 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 Let's go to the third type of modulus of elasticity. What is the third type? What is the third type? किसी को याद है? Modulus of rigidity. Rigidity. It is modulus of rigidity, Rigidity. which is represented by a Greek letter eta. Ta. Now, this modulus of rigidity is related to shape of the body. Correct? Yes. Now, हमने एक एग्जाम्पल तो देखा था क्यूब का. अगर मैंने यहां से एक फोर्स लगाया है, ओके, एक फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरा फोर्स अगर अब देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डॉग जैसा कुछ फोर्स लग रहा है. अब जरा इसको ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ. एक फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरा फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है. मेरे पेन को जरा ध्यान से देखो. अगर समझो मुझे इसका साइज शेप चेंज करना है, आई वांट टू चेंज द शेप विदाउट चेंजिंग द साइज. ओके, अगर मैंने सिर्फ ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, इफ आई एम ओनली अप्लाइंग द फोर्स ऑन द अपर पार्ट, होगा क्या? मैं नीचे के पार्ट को बिल्कुल मूव नहीं होने दे रही, ऊपर के पार्ट को फोर्स लगा रही हूँ, क्या होगा? अगर सब ब्रिटेबल या टूटने जैसा कुछ है, शेप चेंज होगा या टूट जाएगा? टूट जाएगा. करेक्ट है. मतलब अगर मुझे उसका शेप चेंज करना है, ऐसे सीधे से लेके मुझे उसे थोड़ा टेढ़ा करना है, तो मुझे दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगाना जरूरी है. एक जो इसको इस साइड भेजे, दूसरा जो इसको इस साइड भेजे. कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. कुछ समझ रहे हो? Yes. If I want to change the shape, if I want to tilt it, अगर मैंने सिर्फ ऊपर फोर्स लगाया, नीचे कोई अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये चीज ऐसे बेंड हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी. ठीक है, इट विल ब्रेक. बट अगर मुझे इसका शेप ही चेंज करना है और कोई चीज में चेंजेस नहीं चाहिए, तो मुझे दोनों साइड फोर्स लगाकर इसको इस साइड में एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो ही ओनली शेप विल चेंज. कुछ समझ रहा है? कुछ समझा मैं क्या बोली? Yes. Okay, so one force is in this direction and another force is in this direction, then only you can change only the shape of an object. This is the only way in which you can change the shape of an object, not the size. Okay, so shearing strain is equals to, क्या है था shearing strain? याद है किसी को? This is original length. This is change in length. Change in length upon length. So delta L by L. And what was this? Delta L by L क्या लिया था हमने? Tan theta. Tan theta. और हमने कहा था theta is very small. That is approximately equals to theta. Shearing stress is force per unit area. ठीक है? So modulus of rigidity is the ratio of shearing stress to shearing strain. That is equals to F by A divided by theta. Therefore, eta is equals to F by A theta. यूनिट बताओ जरा. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. चेंजेस समझिए, कोई प्रॉब्लम है? इस थीटा स्मॉल कब होगा? थीटा स्मॉल इन द सेंस इसका वैल्यू इज वेरी स्मॉल. हाँ, इट इज वेरी स्मॉल इन थीटा स्मॉल, मतलब बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आ रहा है आपके इसमें. अदरवाइज tan थीटा थीटा के बराबर नहीं होगा.
tan थीटा की वैल्यू थीटा से तभी बराबर होती है जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है। यस या मैम अगर ये बहुत बड़ा रहेगा ठीक चेंज है, तो अप्लाई नहीं होएगा ना? तीनों आपको समझा है? एक बार अपने दिमाग में यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये तीनों को रिवाइज करो। देखो आपको ऐसा कुछ है जो दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं आपके सामने ओपन करके रख रही हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो पूछो। मैं पहले यंग्स मॉड्यूलस रख रही हूँ आपके सामने। चीजें क्लियर है? देख पा रहे हो? मैम बहुत ब्लर ठीक है। है, अब ठीक है? इट्स स्टिल पर यस डन? यस Yes. Have a look on modulus of rigidity now. Sorry, have a look on bulk modulus.
क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes. Yes. Let's move to the new topic. Poisson's ratio. Now, ब्रिजेस वगैरह बनाते वक्त या फिर बिल्डिंग्स वगैरह बनाते वक्त ये पॉइजन्स रेशियो या आपका जो रेलवे ट्रैक्स बनता है वो बनाते वक्त ये पॉइजन्स रेशियो बहुत बड़ा गेम खेलता है। मीन्स इसको समझना बहुत जरूरी है कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, सो पहले समझाते हो कि किस चीज से रिलेटेड है, टू व्हाट इट इज रिलेटेड। वेट फॉर व्हाइल। ओके, नाउ एक रॉड है, उस रॉड को मैंने एक वेट लगाया हुआ है। उस वेट लगाने की वजह से इस रॉड में एक्सटेंशन आया, इस रॉड का जो साइज है, लेंथ है, वो बढ़ गया। अब सिंपल सा फंडा है कि लेंथ कहीं बाहर से तो नहीं बढ़ा होगा, अंदर का ही मटेरियल जो है वो आगे का सक के आया होगा। तो पॉइसन्स रेशियो ने क्या बताया है, व्हाट पॉइसन्स रेशियो हैव एक्सप्लेन, कि जब किसी चीज का लेंथ बढ़ रहा है किसी रीजन से, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द लेंथ, तो कहीं ना कहीं उसका जो डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ द बॉडी, इट रिड्यूसेस। तो समझा मैंने क्या कहा? समझा व्हाट आई सेड? मतलब अगर कोई चीज स्ट्रेच हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका जो डायमीटर है वो रिड्यूस होगा। और उसने इन्हीं दोनों के रेशियो को उसने कंसीडर करके अपना एक नया टर्म निकाला, विच इज कॉल्ड एज पॉइसन्स रेशियो। नाउ व्हाट इज दैट? होप आपको समझ में आया पॉइसन्स रेशियो रिलेटेड किससे है। होप आपको ये समझ में आ रहा है कि he explained that when there is a stretching in the length, there is a decrement in the diameter of the body, and इन्हीं के दोनों की वैल्यू को लेकर उसने पॉइसन्स रेशियो का कुछ कंसेप्ट क्रिएट किया। समझ में आ रहा है? समझा? Yes. Yes. Let's move ahead. Now, there is something called as linear strain. समझाती हूँ क्या है। अब लीनियर स्ट्रेन का मतलब वो स्ट्रेन होता है जो उसी डायरेक्शन में चेंजेस आता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसा खींच रही हूँ तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, ओके। और उसका लेंथ चेंज हो रहा है तो लेंथ का भी डायरेक्शन जो चेंजेस है, लेंथ का जो चेंजेस है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। सो लीनियर स्ट्रेन इज दैट चेंजेस और इट इज दैट चेंज इन डायमेंशन जो जिस डायरेक्शन में फोर्स हो चेंजेस भी उसी डायरेक्शन में दिखाता है। समझ में आया लीनियर स्ट्रेन क्या है? समझा? इट इज द स्ट्रेन क्रिएटेड इन द सेम डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। समझा? Yes. So linear strain is the strain created in same direction in which force is applied. अब ये लेंथ का ही एग्जांपल ले लो, नीचे की तरफ फोर्स खींच रहा है, लेंथ भी नीचे की तरफ ही खींच रहा है, तो लेंथ का जो चेंजेस आ रहा है, ये जो स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है लेंथ की वजह से और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। कुछ समझा है या ना? Yes. नेक्स्ट इज लेटरल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उसका चेंजेस उससे परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जांपल इसके डायमीटर का एग्जांपल ले लो, फोर्स इस डायरेक्शन में और डायमीटर ऐसा रेड्यूस हो रहा है, तो डायमीटर का रेड्यूस होने का डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में कितना है एंगल? 90. So lateral strain is strain created in which it is perpendicular to direction of applied force.
क्लियर? समझा? मतलब जो लेंथ में चेंजेस आया है वो लीनियर स्ट्रेन है, और जो डायमीटर में चेंजेस आया है वो लेटरल स्ट्रेन है। लेंथ का चेंजेस जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में हो रहा है, और डायमीटर का चेंजेस ऐसा हो रहा है इस तरीके से। सो फोर्स ऐसा लगा है और चेंजेस ऐसा आ रहा है, तो दोनों के बीच में there is a 90 degree. So when strain created is in same direction of a force, it is said to be linear strain. If strain created is perpendicular to the applied force, then it is lateral strain. समझा? समझा everyone? Yes. Okay. Yes. Fine. So let's take a pipe, or let's take a rod जिसका ओरिजिनल लेंथ इज कैपिटल L, ठीक है? चेंज इन लेंथ इज दिस चेंजेस इज स्मॉल l. ओरिजिनल डायमीटर इज कैपिटल D, चेंज इन डायमीटर इज स्मॉल d. ठीक है? अब लीनियर स्ट्रेन is length का जो changes आया है that is the linear strain. So change in length to the original length. Lateral strain is change in diameter to the original diameter. And Poisson's ratio which is represented by sigma is given by ratio of lateral strain to linear strain. With small d by capital D, small l by capital L, that is equals to d by d into L by small l. So it is d into L. यूनिट बताओ जरा इसका. No unit. No unit. Unitless. No unit. No Unitless. unit. अब क्यों पॉइजन्स रेशियो इंपॉर्टेंट है वो बताती हूँ. जो आपके रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जब उनका लेंथ बनाया जाता है और जब उनकी डायमीटर बनाई जाती है, जब उन पे फोर्स लगता है आपके ट्रेन्स, क्राउड, तो उनका लेंथ बढ़ता है. इट लेंथ इंक्रीजेस. देयर इज अ चेंज इन द लेंथ, मींस देयर इज अ लीनियर स्ट्रेन. अब उस लीनियर स्ट्रेन की वजह से उनका लैटरल स्ट्रेन भी होता है. अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, कभी आप प्लेटफॉर्म वगैरह पे जा रहे हो तो ऐसे हाथ में लेके एक छोटी सी गाड़ी होती है जो लेकर वो लोग चलते होते हैं, जो मेजर करता है कि कहीं पर किसी डायरेक्शन में आपका लेटरल स्ट्रेन तो नहीं हो गया है. अगर ऐसा हो जाएगा तो गाड़ी पटरी से हट जाएगी. कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? तो कंटिन्यूअसली वो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है. एक छोटा सा भी लेटरल स्ट्रेन अगर क्रिएट हुआ है लीनियर स्ट्रेन की वजह से, तो आपकी गाड़ी को चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड वो पूरा ट्रेन आपके ट्रैक से बाहर निकल जाएगा. सो कंटिन्यूअसली मेजर किया जाता है वो. स्पेशली समर में बहुत ज्यादा मेजर किया जाता है. कुछ समझ रहा है मैंने क्या बताया? समझा? है ना? Yes. Yes. एक बार दिस इज समझा पॉइजन्स नहीं. रेशियो. क्या Yes, नहीं ma'am. समझा? क्या नहीं समझा? गाइस एक बार बोल के मुंह बंद मत कर लिया करो. ये क्लास नहीं है कि मेरे को समझे किसको डाउट है. So Poisson's ratio is lateral strain to the linear strain. जो डायमीटर में चेंजेस आ रहा है उसका रेशियो विद लीनियर स्ट्रेन, दैट इज लेंथ का रेशियो. इसका एप्लीकेशन मैंने आपको रेलवे ट्रैक का एग्जांपल दे दिया कि जब उसमें लीनियर स्ट्रेन होता है ट्रेन्स वगैरह चलने की वजह से, तो उसमें लैटरल स्ट्रेन भी होता है, और इसीलिए ऐसा वैल्यू पॉइसन्स रेशियो कंसीडर किया जाता है जिसमें ज्यादा लैटरल स्ट्रेन ना हो. अगर लैटरल स्ट्रेन ज्यादा हुआ तो आपका जो ट्रेन्स है, लोकल ट्रेन्स है या जो भी ट्रेन्स है, वो पटरी पे से हट जाएंगी. इसीलिए कंटिन्यूअसली एक गाड़ी लेकर वो दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजर किया जाता है कि लैटरल स्ट्रेन की वजह से कहीं डिस्टेंस बढ़ ना गया हो. अदरवाइज जो ट्रेन्स चल रही है वो प्रॉपरली
एडजस्ट नहीं हो पाएंगे एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे कैन कम आउट ऑफ द ट्रैक. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ma'am. सो ये पॉइजन रेशियो, लीनियर स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस, आज के टाइम में जितनी भी चीजें बन रही है उन सब चीजों में इनका रेशियो पहले निकाला जाता है कि आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो उसका पॉइजन रेशियो क्या है, या उसका मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, वॉल्यूम कैसे चेंजेस हो रहा है, शेप में कैसे चेंजेस आ रहा है, लेंथ में कैसे चेंजेस आ रहा है, वो कितना अपोज करने की कितनी उसकी प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजों को कैलकुलेट करके ही चीजों को बनाया जाता है. ऑफकोर्स अपोज करने की प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए किसी भी मटेरियल में, अदरवाइज हल्का सा झटका लगा नहीं कि आपकी गाड़ी टूट के इधर उधर चली जाएगी. सो ये अपोज करने की प्रॉपर्टी शुड बी गुड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने हल्का सा स्ट्रेस लगाया तो बहुत बड़ा स्ट्रेन दिखा दिया और खराब हो गया मटेरियल. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपके बड़े बड़े जो ये बनाए जाते हैं कार्स वगैरह, उनकी भी ये सारी चीजें मेजर की जाती है. जितने भी अप्लायंसेस बनाए जाते हैं सबका ये चीज स्ट्रेन या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मेजर किया ही जाता है कि अगर उन्होंने कहीं पर जाके कहीं पर वो टकराई तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हल्के से टकराने से मशीन का पुर्जा में स्ट्रेन दिखाई देना स्टार्ट कर दे. इट शुड हैव हाई मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और इट शुड हैव हाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कि हल्के से स्ट्रेस से बहुत बड़ा स्ट्रेन क्रिएट नहीं होना चाहिए, और अगर क्रिएट हुआ भी तो उसकी इलास्टिसिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इट शुड कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन on the spot. The deforming force is being after the removal of the deforming force. Clear with the concept? Samjha? Yes. So this is all about Poisson's ratio. Do you have any doubt till here? You can ask if you have any doubts. क्लियर है? आगे बढ़ू? Yes. ओके. अब जो चीज पढ़ाने जा रही हूँ वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. अगेन इट्स अ ग्राफ जिसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है. आज सिर्फ थोड़ा सा ग्राफ का इंट्रोडक्शन दूंगी, ज्यादा कुछ नहीं समझाऊंगी. नेक्स्ट टाइम जब मैं ग्राफ को समझाऊंगी मैं चाहती हूँ कि बहुत फोकस्ड रहो और लेक्चर मिस मत करो, क्योंकि वो ग्राफ आपको खुद से बिल्कुल नहीं समझेगा, बिल्कुल भी नहीं समझेगा. आई कैन यूज दिस वर्ड. ओके, तो उस ग्राफ को आपको बहुत फोकस होकर समझना पड़ेगा. और पहले तो ये 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर था, अभी आपको 11th में डाल दिया है ये चैप्टर. When it was 12th स्टैंडर्ड चैप्टर, जो ग्राफ में आपको सिखाने वाली हूँ, इट वाज फेवरेट क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड्स का काफी फेवरेट क्वेश्चन था ये. हर बार वो लोग कहीं ना कहीं पे ग्राफ का कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस कर ही देते थे. सो जब बोर्ड्स के लिए फेवरेट हो तो समझ जाओ आपके स्कूल टीचर्स के लिए कितना फेवरेट होगा, और एडवांस और जेई मेंस के लिए, नीट जो भी एंट्रेंस दे रहे हो उनके लिए कितना फेवरेट होगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दोस ग्राफ इन अ डिटेल. हालांकि उससे अच्छे क्वेश्चंस हैं एडवांस और नीट के लिए फ्रॉम दिस चैप्टर, बट स्टिल आपको वो ग्राफ समझना है. ओके, सो थोड़ा सा इंट्रो दूंगी ग्राफ का, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि कल हम मोस्टली या जब भी मेरा लेक्चर होगा तब हम उस ग्राफ के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे. एंड दैट ग्राफ इज, दैट कर्व इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. किसी एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बनाया है उन्होंने. ओके, अब आप तो बोलोगे मैम हमने तो पीछे देखा था उस फ्लो का कि जब स्ट्रेस और स्ट्रेन लगता है, when there is a graph of stress versus strain, it's a straight line, है ना? हाँ या ना? Yes. But it is a straight line within an elastic limit. जब तक वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है. एक बार वो इलास्टिक लिमिट से ऊपर गया सो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है. जैसा मैं आपको जैसा पिक भेजूंगी आपको ग्राफ ऐसा ही बनाना है. अपनी मर्जी से कोई ग्राफ नहीं बनाएगा. उसका जो शेप है वो शेप बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है. यहां तक इट इज विद इन इलास्टिक लिमिट, और इसके ऊपर ये जो पार्ट मैंने बनाया है दिस इज अबव इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट के ऊपर आपका बॉडी कैसा बिहेव करता है. दिस पार्ट, दिस इज विद इन इलास्टिक लिमिट. ठीक है, सो ऑफ कोर्स यहां तक तो इलास्टिक बिहेवियर होगा.
मैं यहाँ तक जब स्ट्रेस निकालूंगी वापस से वो स्ट्रेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. सो लेट्स पुट सम नेम हियर. A, B, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. C, where it comes to elastic limit, and then last one is D. अब this A, ये जो A है, this is proportional limit. Proportional limit मतलब जितना आपने स्ट्रेस लगाया है उतना ही स्ट्रेन लगेगा, और आपने स्ट्रेस निकाल दिया तो वापस से जो पूरा स्ट्रेन है वो निकल जाएगा. ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये ए पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट. जहां तक अच्छे से आपका हुक्स लॉ फॉलो होता है, बहुत अच्छे से, किसी भी बॉडी के लिए, इस ए पॉइंट तक आपका हुक्स लॉ बहुत अच्छे से फॉलो होता है. ये बी पॉइंट, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट एक्चुअली में आपका इलास्टिक लिमिट आपका यही खत्म हो जाता है एट दिस बी पॉइंट. दिस इज योर इलास्टिक लिमिट. और जैसे आप सी पॉइंट पे पहुंचते हो बी पॉइंट को क्रॉस करके, दिस इज परमानेंट सेट. परमानेंट सेट का मतलब ये है कि आप अगर स्ट्रेस निकाल भी दोगे तो भी उसमें स्ट्रेन ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा. देयर विल बी स्ट्रेन. एंड द लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट के आगे आपको, अगर आपने इसके आगे इसको स्ट्रेच किया, तो अगर आपने स्ट्रेस निकाल भी दिया, इफ यू आर डिक्रीजिंग द स्ट्रेस, ये ग्राफ देखो जरा, स्ट्रेस नीचे की तरफ जा रहा है. अगर आपने ये स्ट्रेस पूरा नीचे की तरफ, अगर आप स्ट्रेस कम भी कर रहे हो तो भी आपको स्ट्रेन बढ़ता हुआ दिखेगा. ये वो एग्जांपल है जिसमें, अगर समझो आपने कभी खेला होगा तो मुझे पता नहीं, एक पतला सा देखो स्टील का वायर होता है, हम मोस्टली कुछ ऐसा टांगने वाला या कुछ ऐसा वॉलपेपर वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम वो स्टील के वायर का यूज करते हैं. बहुत पतला एकदम डक्टाइल वायर होता है. पता है किसी को, किसी ने यूज किया है कभी? गोल्डन कलर का मिलता है, सिल्वर कलर का मिलता है. Yes. आप क्या करते हो नॉर्मली? आप उसको ऐसे गोल 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 घुमाते हो उसको, अगर तोड़ना होता है तो. एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो अपने परमानेंट सेट पे आ जाता है, मतलब उसके बाद आप उसका शेप चेंज नहीं कर सकते. हालांकि उसका परमानेंट सेट बहुत जल्दी आ जाता है, उसके बाद भी अगर आप उसको गोल गोल घुमा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो ब्रेकिंग स्टेज पे आ जाएगा. ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा हो जाता है. मतलब अगर आप यहाँ पर आप अगर स्ट्रेस ना भी लगा और उसको कहीं पर ऐसे छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, वो खुद ही ब्रेक हो जाएगा. समझ रहे हो? समझे मैंने क्या कहा? मतलब अगर आपने स्ट्रेस रिड्यूस भी कर दिया तो भी स्ट्रेन जो है वो बढ़ता रहेगा, चेंजेस आता रहेगा उसमें. और दिस इज कॉल्ड एज, दिस पॉइंट, डी पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट. कि अगर आपने इसके बाद भी अगर आपने उसके ऊपर स्ट्रेस लगाया या नहीं भी लगाया, स्ट्रेस आपने निकाल दिया, तो इट विल गेट ब्रेक, फ्रैक्चर हो जाएगा दोनों के बीच में. दिस इज फ्रैक्चर पॉइंट. ठीक है, समझा? ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल पॉइंट, यहां तक हुक्स लॉ बहुत अच्छे से फॉलो होता है. बी पॉइंट इज इलास्टिक लिमिट पॉइंट, यहां पे हुक्स लॉ फॉलो होता है. सी पॉइंट इज परमानेंट सेट पॉइंट. अगर इसके ऊपर आपने फोर्स लगा दिया, स्ट्रेस लगा दिया, इस इलास्टिक लिमिट के ऊपर स्ट्रेस आपने लगा दिया, अब जो चेंजेस उसमें आया है वो रिमूव नहीं कर सकते. अगर उसके ऊपर भी स्ट्रेस लगा रहे हो तो अगर आप इस पॉइंट के परमानेंट सेट के ऊपर अगर आपने स्ट्रेस लगाया तो अब ऐसा होगा कि अगर आपने स्ट्रेस को रिमूव भी किया तो भी आपको स्ट्रेन देखने के लिए मिलेगा. एंड आफ्टर दैट इफ यू डिक्रीज द स्ट्रेस, अगर वो फ्रैक्चर पॉइंट पे आ गया है तो भी उसके अंदर स्ट्रेन क्रिएट होता रहेगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो दोनों ब्रेक हो जाएंगे. सो दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. कुछ समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? प्रोपोर्शनल पॉइंट, इलास्टिक लिमिट पॉइंट, परमानेंट सेट पॉइंट एंड फ्रैक्चर पॉइंट. क्लियर हुआ? समझा? Yes. आया ना? कुछ बोलो गाइस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिटेल में नहीं समझा है, डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी. मैंने एक शॉर्ट रिव्यू दिया है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, फाइन. सो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं. मैं सर को एक बार रिमाइंडर दे देती हूँ आपको नोट्स भेजने के लिए.